This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। मैं हूं अली नासिर। आज जिसके ऊपर जनाब रोज़ाना की तरह बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के मुतालिक। कुछ ताज़ा तरीन मेरे पास मौजूद होगी, बाकी चीज़ें आपके सामने टिकर्स पर लाइव भी दिखाई दे रही होंगी। मार्केट जो है KSE 100 इंडेक्स, उसमें 49.67 पॉइंट्स का इजाफा हमने देखा। वॉल्यूम फिर बहुत ही कम 97.71 मिलियन शेयर्स अभी ताज़ा तरीन इजलात के मुताबिक। और KSE 100 इंडेक्स जो है वो 21,375, इसमें मामूली कमी। और ऑल शेयर में 34.89 पॉइंट्स की कमी। और अगर मजबूरी तौर पर देखा जाए तो 135 मिलियन शेयर का कारोबार अभी तक ताज़ा तरीन इतलात तक हुआ है। आपकी टेलीफोन लाइंस जो है, हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। इन द मीन टाइम कल के कुछ मौज़ूआत रह गए थे, मैंने कहा उनको मुकम्मल कर लें। इन्वेस्टमेंट के मुतालिक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था और मुसलसल आपको बताता चला आ रहा हूँ कि ये बड़ा ही ज़रूरी है कि आप याद रखें कि इन्वेस्टमेंट की जो तमाम चीज़ें होती हैं ये चंद उसूल, कवायद, ज़वाबित और फार्मूलाज, नंबर्स के मुताबिक चल रही होती हैं। मैंने शेयर इतने का ख़रीदा और इतने का बेचा, सारे सवालों का महवर आपका यही होता है, मैंने इतने में ख़रीदा, मैंने इतने में बेचा। क्या आपने ख़रीदने से पहले सोचा था कि जो कीमत आप दे रहे हैं वो उसकी राइट प्राइस है या नहीं? राइट प्राइस के माने ये होते हैं कम से कम किसी एक फार्मूला के मुताबिक उसके आसपास कोई कीमत अदा करके आपने शेयर को ख़रीदा हो ताकि आपको मुस्तकबिल में मुनाफा हो। मुनाफा शेयर्स के कारोबार में दो तरह से हो सकता है, एक शेयर की कीमत में इजाफे की सूरत में और दूसरा डिविडेंड की सूरत में आमदनी अगर आपको मिले। डिविडेंड की दो सूरत हाल आपके सामने होती हैं, एक को कैश डिविडेंड कहा जाता है जो कि आपको सालाना बुनियादों पर अगर रुपया पैसा कंपनी दे, और दूसरा स्टॉक डिविडेंड होता है जिसको आम फहम ज़ुबान के अंदर हम बोनस कहते हैं या बोनस शेयर तस्वर कर लीजिए। इसमें कंपनी कैश देने के बजाय अपनी ही कंपनी के हिस्से आपके हवाले कर देती है। ये तरीका इन्वेस्टमेंट करने का होता है। हमेशा ये देखा जाता है कि ये कितनी कमाऊ कंपनी है, कितना कमा के हमें देगी। EPS, CPS, DPS, PPS, इन चीज़ों के ऊपर मैं कोई वो इन्हिसार नहीं कर रहा होता, बल्कि मेरा फोकस डिविडेंड और सिर्फ डिविडेंड इनकम के ऊपर हो रहा होता है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि जनाब जो डिविडेंड नहीं देती उनके बारे में क्या बात करते हैं, लेकिन लाइव कॉलर हमारे साथ होंगे। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम अली नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाजी अब्दुल गनी अहमद बाटाजिया बोल रहा हूँ। जी हाजी अब्दुल गनी साहब। ये मैं 35 साल इस मार्केट के अंदर रहा हूँ। जी जी, ठीक है, आज आपसे पहली मरतबा बात कर रहा हूँ। जी जी, बात कीजिए, बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जी, खुल के बात कर सकते हो, कोई मसला तो नहीं है? खुल के आप बात कर सकते हैं, बस ये याद रखें कि टीवी के आदाब को बुरे कार रखना पड़ेगा। जी ठीक है, ठीक है। जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो मेरे पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है ना, तो पाकिस्तान के अंदर किसी भी वक्त माशाल्लाह लग जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। देखिए, खबर तो ये बहुत अरसे से बाज़गश्त में रहती है हाजी साहब, लेकिन मसला असल में पता क्या है, इस तरह के मामलात अगर पेश आ भी जाएं, क्योंकि हम तो सरमायाकाराना सतह पे बात करेंगे, आपको पता है मैं दीगर मौज़ूआत पर भी बात करता हूँ, लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सरमायाकारी पे बात कर रहे होते हैं तो इसके असरात कोई इतने ज़्यादा मनफी लॉन्ग टर्म मुरतब नहीं होंगे। उसकी वजह आपको बता, बात आपने जो अपनी की बड़ी खुलखुला के बात की, ज़ाहिर बात है चंद एंकर तो ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि 72 घंटे में जो है वो लग जाएगा, 48 घंटे में, लेकिन मैं ख्वाहिश को ख़बर के तौर पर पेश नहीं करना चाहता क्योंकि ना ये हमारा मौजू है और ना हमारा काम। लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि आपने इस पर संजीदगी से बात की, तो क्या मार्केट पर यह चीज़ असरअंदाज होगी? इसमें कोई ऐसी को चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती, बल्कि मस्बत ही रहेगी। इस एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जनाब, कौन साहब, कहाँ से? शाहिद ज़ैदी बोल रहा हूँ, कराची से। जी शाहिद भाई, क्या हाल है आपके? खैर खैरियत से हैं? ये बजट तो स्टॉक एक्सचेंज ने तो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के शेयर थे वो तो सारे के सारे नीचे चले गए। इट मींस कि ये चूचू का मुरब्बा निकला इनके टेक्सटाइलों के लिए, वरना टेक्सटाइलों में बूम आ जाना चाहिए था। अब मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसी कौन सी चीज की जाएगी जिससे टेक्सटाइल चले, जिससे बैंक चले, जिससे ये मार्केट दोबारा एक बूम पकड़े। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फ्यूचर में कोई चांस ऐसा नजर आ रहा है। इस पे जरा आप थोड़ी रोशनी डालें प्लीज।
शाहिद साहब, आपने जो बात की, बात यह है हुकूमत ऐसे इकदामात भी ले सकती है और हमारे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी है। हुकूमत जो करेगी करेगी। हमारे पड़ोसी ममालिक को देख लीजिए और दीगर ममालिक को देख लीजिए, मार्केट में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने की हद तक तो हुकूमत का काम है। उसके बाद विजनरी यानी बसीरत रखने वाले कारोबारी अफराद का काम है कि वो मार्केट में सरमायाकारी लेकर आएँ। हमारे यहाँ अफसोस के साथ चलता है सेठिया कल्चर। उस सेठिया कल्चर की वजह से क्या होता है कि शेयर्स कभी भी मार्केट के अंदर ये लाते नहीं हैं, लेकिन ये एक चीज़ भूल जाते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अगर हम कारोबार सही तौर तरीके से नहीं करेंगे तो दूसरे आके हमारे मुल्क के अंदर कारोबार की बागडोर संभाल लेंगे। यही चीज़ आज से बहुत अरसा पहले भी हुई थी। न भूलें कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक कंपनी के तौर पे आई थी जिसके शेयर होल्डर भी थे, जिसके डायरेक्टर भी थे, और उन्होंने पूरे बर सग़ीर पर कब्ज़ा कर लिया था। तो मत भूलें ये बात कि अगर मैं ख़ुद कारोबारी सनतकारी शख्सियात से बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट की जानिब आएँ। अगर आपने सरमाया जनरेट करना है, बैंकारी के बजाय आप मुशारकत के ज़रिए लोगों का पैसा इनवाइट करें, स्टॉक मार्केट को बिल्ड करें। हुकूमत से मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता रहा हूँ गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट प्लीज़ अपने कानों से सुने मेरी बात को कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सरमायाकारों की सरमायाकारी करने का कोई ना कोई ज़रिया बने। आपको इतनी अच्छी कीमत मिल सकती थी अपनी शेयर्स पर, आप शेयर्स ला के मार्केट के अंदर बेचते, आपको सरमायाकारी मिलती, आपको पैसे मिलते और हमारे मुल्क के असासे हमारे मुल्क के अंदर ही रहते। लेकिन निजकारी की मुहिम भी चलाई तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर और फॉरेन इन्वेस्टर ढूंढना शुरू कर दिए। यकीन करें इस मुल्क के अंदर अगर आपने स्टॉक मार्केट को उठाना है तो आपके लोकल इन्वेस्टर ही उठा देंगे। जी जनाब, हमारे साथ लाइव कॉलर हैं। कौन साहब, कहाँ से जनाब? जी मैं नदीम बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। आपने 1-2 दिन पहले बताया था कि स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली। जी 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 जी, जरा काइंडली उसको रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, मिलती नहीं। मैं बिल्कुल नदीम साहब अभी आपके लिए रिपीट कर देता हूं, बल्कि मैं अपने साथ उसके दस्तावेजात भी लाया था, लेकिन मैं आपको बताता हूं। असल में सबसे पॉपुलर मॉडल्स जो हैं उनमें से मैंने इंतखाब किया था आपके लिए गॉर्डन और वॉल्टर मॉडल का। इंटरनेट पे चले जाएं, बड़ा ही आसान। अच्छा, मैं कैसे सीधा साधा हिसाब लगाता हूं? इसमें 3 वेरिएबल यानी 3 चीज़ें आपको मालूम हो तो किसी भी शेयर की कीमत आसपास आप उसके पहुंच सकते हैं। क्या 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए? नंबर 1, कंपनी ने पिछले साल डिविडेंड कितना दिया। इस साल भूल जाओ, इस साल का पता लग जाए तो बहुत ही बेहतरीन, लेकिन पिछले साल कितना डिविडेंड दिया था अगर आपको पता लग गया, आपका मसला काफ़ी हद तक हल हो गया। दूसरी चीज़ कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है, यानी अगर मार्केट में किसी और जगह पैसा लगाऊंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे उसके अंदर मुनाफे के तौर पर। मैं तो भाई इंटरेस्ट रेट को जो हूं ना सूद नहीं कहता, मुनाफा कहता हूं। भाई मैं खुद को बुरा क्यों कहूं? अगर बुरा करने वाला बुरा कर रहा है तो वो बुरा कर रहा है, मेरी नीयत तो साफ है। तो मुनाफे की जो शरह चल रही मार्केट में, अब लोग बोलते हैं मार्केट में तो मुनाफे की बहुत सारी शरह चल रही। भाई मैं क्या करता हूं, नेशनल सेविंग स्कीम जो होती हैं इसके अंदर जो मैक्सिमम मुनाफा मिल रहा होता है उसको ले लेता हूं सालाना बुनियादों पर एनम। ठीक है, ये 2 चीज़ें मुझे पता लग गई ना, मेरी यहाँ जान छूट गई। फार्मूले का बता रहा हूँ अभी, तो मेरी जान यहाँ छूट गई इस हद तक कि मैं आराम से शेयर की कीमत के आसपास पहुँच सकता हूँ। मुझे कोई ब्रोकर या कोई भी शख्स एनालिस्ट गलत बयानी नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से आपको बता देता हूँ। कैलकुलेटर अपना निकाल लीजिए, आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। कैलकुलेटर के साथ मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेशन कीजिए। कल परसों भी की थी जैसे ये बता रहे। 2 रुपया अगर आपको डिविडेंड मिलता है 1 साल का, पिछले साल अगर आपको 2 रुपया डिविडेंड मिला है तो आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए जो प्रिवेलेंट मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है। बिलफर्ज मैं तो नेशनल सेविंग्स का रेट लेता हूं, आप जाके वहां से पता कर लीजिए, आपको रेट पता लग जाएगा। लेकिन जस्ट इन केस मैं चाहूं कि मैं वो रेट ले लूं जो कि डिस्काउंट रेट है, यानी जो स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंस किया है, तो वो 6% होगा। इसको यानी .06 कहेंगे। ठीक है, इसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे .06, तो 2 रुपया डिविडेंड है, उसको डिवाइड कर दिया .06 से, यानी 0.06 से 6% पे, तो 33 रुपए और 33 पैसे शेयर की कीमत निकल आई। यानी तकरीबन 33 पैसे जो है वो 33 रुपए जो है वो शेयर की कीमत निकल आई। तो मुझे पता लग गया एक कंपनी जो आज की तारीख में 2 रुपये डिविडेंड दे रही है उसकी 33 रुपए के करीब जो है वो पेमेंट होगी। इसी तरह मुझे 1 रुपया देने वाली भी जो यानी 10 रुपये पे जो 10% बोलता है, 1 रुपया देने वाली की कीमत भी पता लग जाएगी। अगर मैं इसको 0.06 से डिवाइड करूं तो मुझे पता लग जाएगा भाई सीधा सीधा, जिसे पंजाब में कहते हैं जट का हिसाब, कि तकरीबन ये 16 और 17 रुपए के दरमियान होगा। 16 और 17 रुपए के दरमियान होगा। तो 1 रुपया यानी 10 रुपए के शेयर पे 10% डिविडेंड देने वाली कंपनी की कीमत 16 रुपए के आसपास होनी चाहिए, 16-17 रुपए के पास होनी चाहिए। और 2 रुपए देने वाले की कीमत
33 रुपये और 34 रुपये के दरमियान आप कह लीजिए। तो मैंने तो आपको सीधा साधा हिसाब बता दिया, अब इसको कोई कंटेस्ट करना चाहे 100 दफ़ा कंटेस्ट करे। लेकिन यहाँ पर इसेंशियल फैक्टर होता है जी, यानी जी के माने होते हैं ग्रोथ, यानी सालाना बुनियादों के ऊपर एक कंपनी कितनी तरक्की करेगी। वो फार्मूला जब आप पढ़ेंगे ना नेट पे तो आपका माइंड और वाजे होगा। मैं प्रोड्यूसर साहब और हमारे जो तहकीक का इदारा उनके साथ मिलकर आपको स्लाइड भी दिखा देंगे ताकि आपका माइंड ईजी हो जाए। मैंने आपको बता दिया इसको, अगर आप चाहें इंटरनेट पर सर्च करना तो गूगल पे जाएं, कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन या कॉमन स्टॉक की प्राइसिंग का मॉडल निकाल लें, आपको पता लग जाएगा। तो मैंने आपके सामने बेसिक कैलकुलेशंस करके दिखा दी। ताम मैं मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मैंने आपको अभी इस वक्त जो है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न देने के बजाय डिस्काउंट रेट बता दिया। वैसे 5.75 है, लेकिन मैंने 6% आपके सामने रखकर आसानी पैदा कर दी। लोग हर चीज़ के अंदर गलती ज़्यादा निकालते हैं, समझने की कम कोशिश करते हैं। तो मुझे पता है भाई 5.75% रेट है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि तनकीद बराए तनकीद के बजाय फार्मूला सीख लें बहुत सारे लोग। तो नदीम साहब ने इस्लामाबाद से बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, मुझे उम्मीद है कि उनको इसका जवाब मिल गया होगा। अगर ये रफ फार्मूला यानी ये थंब रूल या लिटमस टेस्ट आपके पास है, मैं आपको बता सकता हूं कि आप एक रेंज बाउंड एक्टिविटी निकाल सकते हैं कि हाँ शेयर की कीमत इसके और इसके दरमियान होगी। नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनियों के बारे में लोग पूछ पूछ के परेशान हो जाते हैं कि सर क्या करें, बहुत सारी कंपनी ऐसी जो डिविडेंड नहीं देती। उसका फार्मूला भाई बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी ही कन्फ्यूजन है। अगर शेयर नया है तो उसके लिए अलहदा कैलकुलेशन है, अगर पुराना चावल है तो उसके लिए अजीब किस्म की मुख्तलिफ कैलकुलेशन है। लेकिन मैं जो लेता हूँ सबसे पहले देखो 3 वैल्यूज़ को अपने जहन में रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू देखता हूँ। फेस वैल्यू मतलब पार वैल्यू। आप सब यहाँ पर हमारे साथ लाइव कॉलर है, फिर बताता रहता हूँ। जी कौन साहब कहाँ से हैं जरा? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं मोहम्मद सलीम बोल रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद सलीम साहब। हाँ सर, एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि नजी चैनल ने परसों EOBI के पेशनर का हुलिया बताया उन्होंने कि बेहोश हो गए और समझे साहब और बीमार लाचार, समझे कितनी मुसीबत हो गए सिर्फ 5,000 रुपए के लिए। हमारे वज़ीर खजाना साहब को और नवाज शरीफ को एहसास नहीं होता है कि मोहम्मद सलीम साहब आपकी आवाज़ मुझे आहिस्ता आ रही है, ज़रा आवाज़ ऊँची आपकी, ज़रा आवाज़ ज़रा वाज़े नहीं आ रही आपकी मेरी। हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि उनको जरा एहसास दिलाइए वज़ीर खजाना साहब को, ताकि वो इस बात का रोक सकें कि 5,000 रुपये में क्या हो सकता है। हाँ आपने जो बात की, मैं जो समझ आई, मेरे ख्याल आप बात कर रहे थे ऐसे लोगों के लिए जो कि पेंशनर हों, उनको EOBI का जिक्र कर रहे थे, अगर मैं सही कह रहा हूँ। मेरा जहन सही कह रहे हैं आप। आजकल के ज़माने के अंदर कहाँ पैसे की कोई कदर अहमियत रही है। और साथ साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि मनी स्टार्ट्स लूजिंग वैल्यू, दैट मीन्स योर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स लूजिंग अट्रैक्शन। फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आपके पास जेब में पैसे होंगे तो दुनिया हंसी होगी, जेब में पैसे नहीं होंगे तो दुनिया भी बुरी लगेगी। इसीलिए आप हमारे मुल्क के अंदर और हमारे वतन के अंदर तासुब और साथ साथ हसद को बढ़ता देख रहे हैं। ये तो 2 सोशल मसले थे, लेकिन जैसे आपने बताया कि इफ़ यू विल नॉट हैव मनी इन योर पॉकेट यू विल नॉट बी एबल टू लिव ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। वज़ीर ख़जाना साहब को इसको एहसास दिलाने की ज़रूरत मुझे है ही नहीं। मेरे ख्याल से उनको इस चीज़ का पहले से ही एहसास होना चाहिए। वो आवाम के वोटों से इलेक्ट होते हैं या फिर अवामी नुमाइंदों, जैसे वो सेनेटर होंगे तो अवामी नुमाइंदों की पसंदीदगी पर उनको लाया गया होगा। उनको इस चीज़ का एहसास खुद ब खुद होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वो अपने ओहदे के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। और जैसे आपने एक चीज़ को हाईलाइट कर दी है, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी हाईलाइट करता चलूँ। हमारे यहाँ पेंशनर्स की प्लाइट वो मैं समझता हूँ बात, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के नज़दीक उनको आने से मना करता हूँ। पेंशनर्स को भी और हमेशा ऐसे लोगों को जिनके इमीडिएट अखराजात जो हैं बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उनको मैं स्टॉक एक्सचेंज की तरफ राग़िब होने से रोकता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग म्यूचुअल फ़ंड के बारे में पूछते हैं तो मैं उनको भी समझाता हूँ कि अभी म्यूचुअल फ़ंड मार्केट कर्व के हिसाब से मैंने कल समझाया था कि मे बी इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, टू टेक एंट्री इन टू मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ द कर्व दैट इज़ देयर। बट आप लोग हर चीज़ को मोहतात और एहतियात के तरीके से करें। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज या कोई भी कैपिटल दुनिया भर के अंदर इज़ सब्जेक्ट टू ए रिस्क, और जब आप रिस्क ले रहे होते हैं या रिस्क एज्यूम कर रहे होते हैं तो आपको बड़ी केयरफुली मार्केट के अंदर एंटर होना होता है। यहाँ पर मैं आगे आपको बता रहा था ऐसी कंपनियाँ जो कि डिविडेंड पे नहीं करती, तो आप कहेंगे अब उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो मैं शेयर देखता हूँ भाई
ये जब इसकी पब्लिक ऑफरिंग आई थी तब शेयर किस कीमत पे बिका था? अगर उसके ऊपर फेस वैल्यू माने ये कि उस कागज़ के टुकड़े के ऊपर 10 रुपये फी शेयर लिखा हुआ है और वो 2 रुपये का बिक रहा है, इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है, कोई तो गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है सिस्टम के अंदर। इसका मतलब कंपनी की कारकर्दगी कहीं ना कहीं कमज़ोर रही होगी बीच में, इस वजह से शेयर ने इतनी मार खाई कि जिसके ऊपर उसकी पब्लिक ऑफरिंग हुई थी उससे भी कम दाम पर बिक रहे। लेकिन पब्लिक ऑफरिंग में भी मैं आपको बताऊं कि कभी कभार अच्छे सस्ते दाम मिल जाते हैं। वो क्या चक्कर होता है, वो बैनुल-अक़वामी सतह पर होता है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद इस बारे में बात करेंगे कि जो कंपनीज डिविडेंड नहीं देती उनकी वैल्यू कैसे मालूम की जाए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी, बात कर रहे थे कि अगर शेयर जो है वो डिविडेंड नहीं दे रहा तो फिर हम किस तरह से मालूमात करेंगे कि शेयर की कीमत क्या होनी चाहिए, उसकी ट्रेडिंग कितनी होनी चाहिए, क्या उसका निकलना चाहिए एस्टिमेट। अब ये एक सवाल है जो मैं काफ़ी अरसे से खुद से पूछता हुआ आ रहा हूँ। मसला ये है कि मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ ना भाई कि शेयर की कीमत जो है, अगर तो वो जो फेस वैल्यू ज़्यादातर हमारे यहाँ शेयर 10 रुपये वाले हैं, 10 रुपये से कम पे बिक रहा है तो फिर इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ये एक पहली चीज़ हो गई, साइड पर रख दी। दूसरा हो गया बुक वैल्यू पर शेयर। सारे असासे इकट्ठे कर लिए, उसका एक तरीकाकार है, नेट पे फार्मूला देख लेना। सारे असासे इकट्ठे कर लिए और जितने कंपनी के शेयर है ना उसके साथ उसको डिवाइड कर दिया, पता लग जाएगा एक शेयर के कितने पैसे। सैलवेज वैल्यू आ जाती है। यानी इसके माने ये हैं, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ भाई, ये एकेडमिक कॉन्वर्सेशन नहीं है, टिप्स ऑफ द ट्रेड ना। इसमें देखो शुरू में भी लिखा आता है, आखिर में भी लिखा आता है कि डिस्कशन पर्पस हो रही है। डिस्कशन के माने ये कि आप समझ जाओ थोड़ा बहुत। बाकी नेट के ऊपर ये क्लासें वगैरह बहुत होती हैं, आप जाके वहाँ पे पढ़ लो। बुक वैल्यू पर शेयर आपके पास आ गई कि भाई हर शेयर के पीछे कितना असासा है, क्या है पीछे खड़ा हुआ इसके। जब आपके पास ये आ जाएगा अमाउंट, आपको पता लग जाएगा कि भाई एक शेयर की कदर इतनी है, कीमत इतनी है। फिर उसके साथ साथ कुछ और फैक्टर भी होते हैं। फिर अब बात यह कि जो डिविडेंड देने वाली जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती ना, मैं उसके बारे में इन्वेस्टर को एडवाइज़ नहीं करता, क्योंकि अगर इसी तरह स्पेकुलेशन पे गेम खेलनी है तो फिर मज़ा नहीं है। मज़ा ये है कि अब आपको पता हो कि हाँ भाई ये कंपनी इतना डिविडेंड देती है और अभी अच्छा, अब लोग बोलते हैं कि पिछले साल से इस साल कीमतें बढ़ गई। बिल्कुल बढ़नी चाहिए भाई। कहाँ इंटरेस्ट रेट, कहाँ पिछले चंद सालों के अंदर कहाँ 14%, 14.5% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था हमको, हैं। और अब मार्केट के अंदर आप देखो तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 6% से भी नीचे चले गए हम इंटरेस्ट रेट के अंदर। तो इसका मतलब मुझे मार्केट के अंदर इंटरेस्ट इतना कम मिल रहा है तो मुझे तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फ़ायदा है। शेयर्स की कीमत तो इससे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए थी। मार्केट को इस हिसाब से, अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से चला जाए तो मार्केट को तो इस वक्त 40,000 से ऊपर होना चाहिए था। और कुछ कह भी नहीं सकते, कहो भी जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे शेयर खरीदना कौन सा है। लोग बोलते हैं मैं पोर्टफोलियो बनाऊं। एक तो लोग तो बोलते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, वो कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली उसमें एंट्री ये होती है कि फिर कर्व का ये देखना होता है ना हमें कि अभी मईशत जो है वो कहाँ है, क्या नशेब में है या फराज पे है, क्या उरूज पर है या जवाल पे है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं देखता हूँ कि मार्केट पीक हिट करने वाली है। इस पॉइंट के ऊपर आप म्यूचुअल फंड के जरिए एंटर करोगे तो थोड़ा सा आपको मोहतात होकर चलना पड़ेगा ना। आप पीक पर जा रहे हो, जब सब लोग फल खा चुके हैं, आप आखिर में पहुँचे हो, बिल्कुल समझो दावत के आखिर में पहुँचे हो तो खाने को कम मिलेगा ना। दावत के आगाज़ से शुरू करोगे तो फिर खाने को अच्छा मिलेगा। एक बात कर रहा हूँ, रमज़ान का महीना है, वैसे भी खाने पर बड़ा ज़ोर होता है, लेकिन मिसाल आपको मैंने आसान सी दी है। फिर आपको खुरचन मिलेंगे, देख जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर खुरचन मिलेंगे। अब खुरचन खाने का किसी को शौक हो तो हो, एक अलहदा बात है। लेकिन मार्केट के अंदर जो बेसिक बात आपको दोबारा से बता दूँ, इंतखाब करना है शेयर्स का। लोग बोलते हैं डिविडेंड देने वाली कंपनी का शेयर खरीदो, बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा आपको, लेकिन फिर आपको देखना है पूरी स्टॉक मार्केट को, क्या ये मार्केट उरूज पर है या जवाल पर। टॉप की कंपनियां इतने सस्ते दामों में मिल जाती हैं जब दुनिया भर के अंदर मुआशी भौचाल आ जाता है। ये तो ख़रीदने वाले का, मुनाफा कमाने वाले का कमाल है। क्या कमाल होता है जब हम ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं, जब हम दुकानदार से बात करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, हम दुकानदार के साथ निगोशिएशन कर रहे होते हैं, बारगेनिंग कर रहे होते हैं। वो क्या होती है बारगेनिंग, ताकि हम चीज़ को सस्ते से सस्ता खरीदें। बिल्कुल शेयर में भी ऐसे होता है। जो लोग आपको ये कहते हैं महंगा खरीद लो, वो महंगा नहीं खरीदना होता। शेयर सस्ता खरीदना होता है, महंगा तो बेचना होता है भाई। कारोबार का असूल ही ये, चीज़ को सस्ता खरीदना, उसको महंगा बेचना।
महंगी चीज़ को ख़रीद के क्या बेचोगे? ये बात है। असल मुनाफा कमाने का उसूल ही ये है। जब भी कोई, अगर आप अभी शॉपिंग पर जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदने के लिए जाएंगे, ढूंढेंगे क्या? जो चीज़ सस्ती मिल रही हो। इधर उधर जाते हैं, देखते हैं कहीं सेल लगी हुई, वहाँ से चीज़ लेते हैं। इसी तरह जब शेयर खरीदने के लिए जाओगे तो क्या देखोगे कि जो शेयर राइट प्राइस हो या अंडर प्राइस्ड हो, यानी जो कीमत उसकी होनी चाहिए उससे कम पे बिक रहा हो, उस पर हाथ डालेंगे, वो खरीदेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप वो शेयर खरीद लें जो कि महंगा हो? आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी लॉजिक। आप लोग हमेशा बोलते हैं, शेयर का नाम लेके बोलते हैं, मैंने फ़लाँ शेयर ख़रीदा जनाब, उसकी कीमत गिर गई, मैंने फ़लाँ शेयर ख़रीदा, उसकी कीमत गिर गई। मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर आपने फ़लाँ शेयर ख़रीदा तो किस बुनियाद पर ख़रीदा? ब्रोकर पे के कहने पे ख़रीदा? ब्रोकर हमारे वालिदैन की जगह तो नहीं है ना, वही सिर्फ हमारा भला सोच सकते हैं इस दुनिया के अंदर। अच्छा भला इंसानों में वालिदैन ही होते हैं ना जेन्युइन। वो तो कारोबार करने बैठा हुआ है, वो तो मट्टी को भी सोना करके बेच देगा, उसको अपना कमीशन चाहिए। आप उसकी बातों में मत आएँ। आप हमेशा डिविडेंड पेइंग शेयर के पीछे जाएँ, ब्लू चिप के पीछे जाएँ, बिजनेस मॉडल स्टडी करें। मैंने कल आपको फिर देरीना उसूल हर प्रोग्राम में दोहराता रहूँगा। सबसे पहले ये मालूम करो शेयर जिस कंपनी का खरीद रहे हो, कंपनी का मालिक कौन है? कौन है मालिक इस कंपनी का? पता ही नहीं क्या? कोई नामालूम शख्स तो उसका मालिक नहीं हो सकता। उसके सारे शेयर होल्डर्स का नाम होगा, उसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को देखो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आखिरी सफ़े के ऊपर चले जाओ, पूरा ब्रेक डाउन दिया हुआ होगा कि इस कंपनी के कौन कौन मालिकान हैं और कितने शेयरों के मालिक हैं, पूरा ब्रेक डाउन दिया हुआ होगा। उसमें देखो, खुद पता लग जाएगा, हाँ ये टॉप 10 शेयर होल्डर ये लोग हैं, अच्छा इस कंपनी के पीछे ये गेम हो रही है, इस कंपनी के पीछे ये राज है। किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है, किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आंखों से पढ़ो, नेट के ऊपर हर पूरा दिन तो आप लोग फेसबुक सोशल मीडिया पे रहते हो। यहाँ लाइव कॉलर हैं जनाब, कौन साहब कहाँ से? जी अली साहब, मैं दोबारा नदीम बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, ये पता करना था कि KEL का टेक ओवर हो रहा है शंघाई इलेक्ट्रिक, ये हो चुका है या होना है? और दूसरा, फॉर एजुकेशन से, क्योंकि आपसे अच्छे टिप्स मिलते हैं जी, आप किसी प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी जी बिल्कुल है तो टॉपिक सेट के पर पूछना चाहूँ। नहीं, अब तो रियल एस्टेट का भी हमारे यहाँ रीट वगैरह वाला सिलसिला बन रहा है। देखें, आपने जैसे बताया, बात यह कि मेरे पास उसकी कोई मुस्तनद खबर नहीं। मुमकिन है मार्केट में ऐसी खबर हो। अब चूंकि आपने ये बात की है तो अगर इसकी बाज़गश्त है तो मैं आपको करके बता देता हूँ। वैसे आपको बता दूँ कि ये कुछ शेयर्स जो होते हैं ना, जिसमें ये शेयर जो मखसूस आपने बात की, इनका जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त काम ये होता है कि ये इनकी प्राइसेस में वेरिएशंस बहुत आती हैं। मेरे बचपन से आप यकीन करो इस शेयर में इतना गेम हो रहा है, इतना गेम हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। आगे का मुझे पता नहीं, ये खबर जो आपने बताई ये मुझे मालूमात करनी पड़ेगी। वैसे बातें बहुत सारी सुनने में आती हैं, लेकिन आई डोंट नो। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची, देखो लॉ एंड ऑर्डर कराची की सिचुएशन और यूटिलिटीज सर्विस, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंप्लीट हो जाती है, सही ठीक हो जाती है और डीपोलिटिसाइजेशन हो जाती है, और यूटिलिटीज ऑर्गेनाइज सबके बारे में बात करूं, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंज देख सकते हैं। क्योंकि इस पर भी, और जहाँ तक आपने प्रॉपर्टी प्राइस वैल्यूएशन की बात की है, प्रॉपर्टी पे भी सेम रूल अप्लाई होगा जो कि स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई होता है। दैट मीन्स डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज, उसकी रेंटल इनकम को डिस्काउंट कर देंगे। जी, कौन लाइव कॉलर हमारे साथ? जी, कौन साहब कहाँ से जनाब? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? जी शोएब साहब, बात थोड़ी कर रहा हूँ क्या? मैं गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ शोएब गनी, जो अभी मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि भाई माशाल्लाह लगने वाला है, और क्या कहते हैं, मैंने गलत बात, आप कहते हैं नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने भाई ना कहा आप गलत बात कर रहे हैं, ना मैंने कहा शोएब गनी साहब माजरत, मैंने तो नहीं कहा आपने गलत बात की। बस वो बात यह है कि गुफ्तगू के दौरान जो है वो असल में स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। हाँ, उसकी रेलेवेंस मैंने आपको बता दी कि स्टॉक मार्केट के साथ क्या है। मैं तो आप लोगों की सबकी राय का बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ। बात यह कि उसके असरात, क्योंकि देखें ना, असल में बात यह कि प्रोग्राम ये टिप्स ऑफ द ट्रेड है। सोशल मीडिया के ऊपर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, वो या बिजनेस फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, खूब उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर असरात मैंने आपको बताया कि साबका अदवार के अंदर भी इस तरह होता रहा है। टेम्पररी तौर पर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर असरात मुरतब होते हैं। लॉन्ग टर्म के ऊपर मेरा नहीं ख्याल के कोई असरात मुरतब होते हैं। गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए, लोग चले भी जाएं, आ भी जाएं, असल में सरमायाकार तबका जो है ना हमारा, वो किसी और ही तर्ज पर चल रहा है, किसी और ही समत में चल रहा है। तो उनका ताल्लुक इन चीज़ों से होता नहीं है, वो स्टेटस को का हिस्सा है। वो आज भी अमीर हैं, कल भी अमीर होंगे,
चाहे कोई और हुकूमत आए या नहीं। इसी तरह शेयर मार्केट के अंदर भी उन लोगों का असर और सूख होता है, वो अपने मर्जी से दुकान चलाते हैं। कभी कभार इनकी लॉटरी निकल आती है, जैसे मुशर्रफ दौर के अंदर इनकी लॉटरी निकल आई हैं, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। तो वो इनकी लॉटरी लगी थी कि जो लोग मतलब टू बी वेरी फ्रैंक फाइनेंशियली कोई भी अच्छी हैसियत नहीं थी, वो बहुत बड़े लोग बन गए, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी। खैर एनीवे, यहाँ पर हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है। कौन साहब, कहाँ से? नासिर साहब, एहसान जाफरानी कराची से। जी एहसान साहब, क्या हाल है आपका? सर ये मुझे दीवान फारूक मोटर के बारे में और नेशनल रिफाइनरी के बारे में लगता है शेयर ले रखे हैं, आवाज़ धीमी है। नेशनल रिफाइनरी, DFML। अच्छा भाई, बात यह है कि बात मैं आपके सामने सीधी सादी करता हूँ। इंडिविजुअल शेयर के ऊपर मैं ज़्यादा नज़र रखता नहीं। दीवान मोटर की बात करें, सॉरी वो मैंने कोड गलत बोल दिया। और दूसरा नेशनल रिफाइनरी की बात, ये सेक्टर वाइज बता देता हूँ, लेकिन कंपनियों के बारे में ज़्यादा नहीं बताता। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, देखो हमेशा एक उसूल देरीना याद रखना, कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी के पीछे कौन है। और एक हमारे सियासतदान है ना, शेख रशीद, कहते हैं देयर इज़ अ फेस बिहाइंड अ केस। तो मैं आपको बता दूं कि हर कंपनी के पीछे एक चेहरा है। आपने ये देखना है क्या वो चेहरा पायदार है, कितने साल से कारोबार कर रहा है, कारोबार करता क्या था। मैं किसी शख्सियत से हट के बिल्कुल बात करता हूँ। कंपनियों में एक चीज़ याद रखना, कुछ लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं, ख्वाब, और उन ख्वाबों की ताबीर को हासिल करने के लिए, कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक, वो नए ग्रुप्स बनाते हैं, बिजनेस ग्रुप्स बनाते हैं, दुनिया उनके पीछे भागती है, उनकी चमक के पीछे भागती है। और फिर होता क्या है, असल चीज़ ये होता है कि कारोबारी तजुर्बा देखना एक शख्स का कि एक कारोबार तो शुरू कर रहा है, लेकिन ये जो फेस है इस केस के पीछे, क्या इसका तजुर्बा है इस कारोबार का या सिर्फ ख्वाहिश करे बैठा है। ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर कारोबार शुरू करने वाले लोगों को ज़रा ये देखना कि उनकी एक्सपर्टीज़ है या नहीं। मैं पाकिस्तान के अंदर ये नहीं कहता, कभी कभार नए चेहरे देखो, अमेरिका के अंदर मार्क जुकरबर्ग है, फेसबुक उसने बनाया, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमारे यहाँ थोड़ा सा, मैं असल में आपको बताऊँ, स्टेटस को का मसला है। तो कारोबार के अंदर जैसे नए अशखास जो भी आते हैं उनको चैलेंजेस का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। 20-30 ईयर्स ओल्ड फैमिलीज अच्छा काम करें। खैर इस बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ पर एक और लाइव कॉलर है। जी कौन साहब, कहाँ से? हेलो जी जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, मैं राना अमजद बोल रहा हूँ सरगोदा से। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम राना अमजद साहब, आप मेरे शहर से बात कर रहे हैं, हुक्म करें, क्या करूँ? हाँ जी, हाँ जी, आपके शहर से बात करो और माशाल्लाह आप बातें बिल्कुल सीधी करते हैं, आप इधर उधर की नहीं करते, आप बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं और सही बात करते हैं। थैंक यू। मुझसे पूछें क्या टू द पॉइंट चाहते हैं आज आप? अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है इनका आप कंपैरिजन करें, और ये यानी कि अभी भी हमारी मार्केट जो है मुकैयद है, ये ब्रोकरों के हाथ में, और जिस शेयर को मर्जी से चलाते हैं आपने इसके फंडामेंटल ढूंढे, कौन इसका मालिक है, क्या इसकी वैल्यू है, लेकिन अपनी मर्जी से, अभी मैं आपको एक शेयर की इंडिविजुअल शेयर नहीं करनी, लेकिन कंपैरिजन तो करूंगा मैं। एक हैस्कोल है, 56 रुपए का मार्केट में आया और 200 रुपए क्रॉस करा दिए। अच्छा, ये एक फैमिली का शेयर है, मेरे पास जो शेयर, खैर इसके मैं ऑयल मार्केटिंग के बारे में करूंगा, किसी एक शेयर के मुतालिक बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बात यह है कि उन्होंने भी NRL का बोला, आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का बोला, तो रिफाइनरीज और उसको मिला के बात करता हूँ। पहले मैं उनको बता रहा था, मुख्तसर सा मैं उनको कर देता हूँ। देखो ऑटो मार्केट पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी है, लेकिन सोचो विचार करके जो आदमी आएगा और लॉन्ग टर्म प्लान लेके आएगा वो कामयाब रहेगा। पाकिस्तान में पायदार देखो है जापानी गाड़ी, खुल के बात करूंगा, सीधी बात करूंगा, मेरे जो पिछले भाई बोल रहे थे, जापान का असेंबलर पाकिस्तान आएगा, उसने बहुत ठोकरें खाई हैं, मारें खाई हैं, उसको पता है डिलीशन का सिस्टम वो जानता है, मार्केट को वो समझता है, मार्केट के अंदर पॉलिसी मेकर्स के साथ उसके राब्ते ताल्लुक बहुत अरसे से हैं। तीन खिलाड़ी बड़े, अब आप तीसरा चौथा लाते हो, नया ब्रांड लाते हो, नए तरीके से लाते हो, तो पहले आप लाते हो मार्केट में लाकर आप शेयर छोड़ते हो, तो फिर उसके बाद आपको देखना है कि ये पाकिस्तान की मार्केट क्या आपकी गाड़ियों के साथ एडजस्ट हो पाती है या कि नहीं। ये एक सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की मार्केट को देखोगे तो मैं कहूँगा ये मुनाफा वो कमाएगा जापानी गाड़ी वाला असेंबलर। अच्छा जी, एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कराची से शमीम बात कर रही हूँ। जी बहन बोलें।
हाँ, मुझे ये मालूम करना है, ये तारिक साहब जो है वो छोड़ के चले गए हैं या आएंगे या वेकेशन पे गए? वो छुट्टियों पे गए हुए हैं, उनकी जगह चंद रोज़ के लिए आपका खादिम ये काम कर रहा है, इसीलिए इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर मेरी इतनी गिरफ्त नहीं है। तो मेरी बहन को उनका जवाब मिल गया होगा, आप बेफिक्र रहें। साथ साथ मैं बता रहा था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का और रिफाइनरीज़ का। हमारे भाई सरगोदा से पूछ रहे थे, मैं सीधा साधा आपको जवाब देता हूँ। असल में बात ये कि इन्वेंट्री लॉसेज हुए मैसिव, और सही आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस होता है। तो जब आपकी जो मेन चीज़ क्या होती है कि जब आपकी इन्वेंट्री में लॉसेज हो रहे होते हैं तो आप उसका ब्रंट बेयर करते हैं भाई। तो मैं सिर्फ पेट्रोलियम सेक्टर के बारे में ओवरऑल बात करूंगा। हमारे यहाँ एनर्जी अनफॉर्चुनेटली हमने डैम्स पे रिलाई नहीं किया, ना हमारा एनर्जी मिक्स वो तैयार है। हमारा एनर्जी मिक्स होना चाहिए था बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। पाकिस्तान के पास 5 दरिया, ये समंदर, पाक स्टडीज़ की बुक फला फला, लेकिन उसका स्टॉक एक्सचेंज से ताल्लुक ये था कि फिर सारा का सारा इन्हें इनके ऊपर नहीं जाता ना, IPPs वगैरह का, और हम एनर्जी के लिए इतना ज़्यादा ऑयल के ऊपर रिलाई ना कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें ऑयल पे रिलाई करना पड़ता है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का भी मैं आपको बता दूं कि ज़ाहिरी बात है प्रॉफिट सेट होते हैं व्हेन इन्वेंट्रीज आर लो। तो एक कंपनी के मुतालिक मैंने जब स्टडी किया ना हो कि कोई भी कंपनी हो, जैसे भाई ने NRL का पूछा, मैंने अब उसके ऊपर इतनी ज़्यादा ना स्टडी नहीं की भी। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट गेट द टाइम टू स्टडी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शेयर। सेक्टर्स यस, फंडामेंटल्स यस। मैंने आपको पहले भी बोला, आप ये उसूल से चलो। देखो, आपको कोई ब्रोकर, कोई मेंबर, कोई फोर्स आपको जो है ना वो सप्रेस नहीं कर सकती। अगर आपके हाथ में फॉर्मूला है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट भी नहीं मानते, जिद करते जाते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। स्टॉक एक्सचेंज के पिछले 25-30 साल के डॉक्यूमेंट निकाल लो, चार्ट्स निकाल लो। अगर ये फार्मूला पायदार न लगे तो फिर मुझे बोलना। बात यह कि हमारे यहाँ रेट भी फिक्स है, ये भी मैं बता दूं। स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाओगे, प्रॉपर्टी में पैसा लगाओगे, सेविंग स्कीम में पैसा लगाओगे या डॉलर में पैसा लगाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सब बराबर हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो सोचो विचार करके पोर्टफोलियो बनाता है, और पोर्टफोलियो के अंदर इन तमाम चीज़ों को देखकर आगे चल रहा होता है। अमीर लोग डॉलर भी रखते हैं अपने पास, प्रॉपर्टी भी रखते हैं, शेयर भी रखते हैं, और इसके अलावा सेविंग स्कीम के अंदर या बैंकों में पैसा भी रखते हैं। यहाँ पर शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और इसी पैगाम के साथ आपके साथ जाऊँगा कि पढ़ो लिखो, थोड़ा सा समझ लो। वो कहावत अच्छी थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तब भी बन जाओगे आजकल के दौर में। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक, हमारे पते आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद। आज के लिए अली नासिर को, टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।